ये जो टॉपिक है एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स, दिस इज प्रोबेबली द क्लिनिकली द मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक। इस स्टेटमेंट से मेरा मतलब है कि आपको एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं वो क्लिनिकल यूजेज में आपको बहुत ज़्यादा आपको आगे चलकर इंशाल्लाह नज़र आएंगे आपको। और इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्लिनिकल एप्लीकेशंस जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो वो आपको सबसे ज़्यादा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर नज़र आएंगी। ठीक है, एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स हैं क्या? एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स कह लें, एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट कह लें, ठीक है। इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर लेते हैं बिटवीन एज अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर अगर हम इस चीज को फर्दर डिवाइड करें तो आपके सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव आ जाते हैं आपके। ठीक है, अल्फा के अंदर जो आपके नॉन सिलेक्टिव हैं इनमें आपके इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट होते हैं जिसको हम फेनॉक्सीबेंजामीन कहते हैं, और रिवर्सिबल के अंदर फेंटोलामीन आती है। ठीक है, जो अल्फा 1 सिलेक्टिव है उसमें प्राजोसिन यानी कि ये स्पेसिफिकली अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एंटागनिज्म करते हैं, और अल्फा 2 जो सिलेक्टिव है उसके अंदर आपका प्रोटोटाइप आ जाता है योहिम्बीन, और ये जो होता है ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एज एन एंटागनिस्ट एक्ट करता है। एज फार एज द बीटा ब्लॉकर्स आर कंसर्न्ड, बीटा ब्लॉकर्स के अंदर नॉन सिलेक्टिव जो होता है वो आपका एक जो सिंगल प्रोटोटाइप है दैट्स प्रोप्रानोलोल, और आपके बीटा 1 और बीटा 2 सिलेक्टिव जो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एंटागनिज्म शो करते हैं उसके अंदर एटिनोलोल और ब्यूटॉक्सामीन। सियाने कहते हैं कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना इनके साथ जो एंड पर आता है ना सफिक्स ओलोल, ठीक है, दिस इज अ मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग कि ये ड्रग जो है वो बीटा ब्लॉकर है। किसी भी ड्रग के साथ अगर एंड पर ओएल लगा होगा या ओलोल लगा होगा तो उसका मतलब होगा कि ये बीटा ब्लॉकर है, जिसमें आपका ये प्रोप्रानोलोल आ जाता है, कार्बिडालोल आ जाता है, आपका लेबिटालोल आ जाता है, ठीक है, नबीवोलोल आ जाता है, एटिनोलोल आ जाता है। ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग कि ये आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स के ऊपर। अल्फा ब्लॉकर्स को हम उनकी जो रिस्पेक्टिव अफिनिटी है उसके लिहाज से, आया उनका जो एक्शन है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है उसके लिहाज से, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिहाज से हम उसको मोटे मोटे ये 3 क्राइटेरियाज हैं उनके अंदर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके इरिवर्सिबल और लॉन्ग एक्टिंग आपके अल्फा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका फिनॉक्सीबेंजामीन है। फिनॉक्सीबेंजामीन इज अ नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, यानी कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों के ऊपर जाकर अटैच हो सकता है। फिर आपके रिवर्सिबल आ जाते हैं। रिवर्सिबल आर शॉर्ट एक्टिंग, यानी कि इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, दैट इज शॉर्टर, और फेंटोलामीन इसकी एक प्रोटोटाइप है। अल्फा 1 सिलेक्टिव में हम पढ़ चुके हैं प्राजोसिन, और अल्फा 2 सिलेक्टिव के अंदर हम योहिम्बीन पढ़ चुके हैं, यानी कि ये अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर रिस्पेक्टिवली जाकर अटैच होती है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये याद रखना। ठीक है, आगे इस लेक्चर के अंदर भी मैंने जगह जगह पर अल्फा 1 अल्फा 2 रिवर्सिबल रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ, मैंने फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन, प्राजोसिन, योहिम्बिन वगैरह इस तरह से मैंने इनको एड्रेस किया हुआ। ठीक है, सो कीप दिस स्लाइड इन योर माइंड। ठीक है, फिनॉक्सीबेंजामीन इज इरिवर्सिबल लॉन्ग एक्टिंग, फेंटोलामीन इज शॉर्ट एक्टिंग एंड रिवर्सिबल, अल्फा 1 सिलेक्टिव प्राजोसिन और अल्फा 2 सिलेक्टिव योहिम्बिन। फार्माकोकाइनेटिक्स में याद रखिएगा कि ये ओरल और पारेंट्रल दोनों रूट्स से जो है वो दी जाती है। पारेंट्रल रूट के अंदर याद रखें कि आपके इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दो आपके मेन जो रूट्स हैं बड़े वो आ जाते हैं। इसके अलावा सबकुटेनियस पीसी के अंदर शामिल होता है आपका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिनॉक्सीबेंजामीन मैंने कहा था याद रखना, फिनॉक्सीबेंजामीन इज इरिवर्सिबल एंड लॉन्ग एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर, ये नॉन सिलेक्टिव होता है। ठीक है, फिनॉक्सीबेंजामीन किस तरह से एक्ट करता है? बाय बाइंडिंग कोवलेंटली टू अल्फा रिसेप्टर। ये देखो, दिस इज फिनॉक्सीबेंजामीन, इसने आकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेना यहाँ आपका जो अल्फा 1 रिसेप्टर है। याद रखिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 ये दोनों के साथ जो है वो अपने आप को अटैच कर सकता है। ठीक है, देयर बाय प्रोड्यूसिंग एन इरिवर्सिबल इनसरमाउंटेबल ब्लॉकेड, यानी कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। कोवलेंट बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, और जब तक ये वहां पर अटैच रहेगा तब तक इसका एंटागनिज्म जो है वो
चलता रहेगा। वेयरएज ऑन द अदर हैंड जो आपके बाकी अल्फा ब्लॉकर्स हैं वो कंपेटिटिव एंटागनिस्ट होते हैं, यानी कि दे कम्पीट फॉर द इफेक्टर, आपका जो या पोस्ट साइनेप्टिक जो आपका रिसेप्टर है उसके लिए देयर इज एन एक्टिव कंपटीशन, ठीक है। जिसकी मिकदार ज्यादा हो जाएगी वो उसके इफेक्ट्स को फिर रिवर्स कर देगा। इफेक्ट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि एक हम बात करेंगे नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स की, उनके क्या इफेक्ट्स आते हैं, और दूसरे सिलेक्टिव ब्लॉकर्स, उनके क्या इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स की। याद रखिएगा कि अल्फा मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज जितने भी आपकी बॉडी के अंदर हैं, ये टेबल 9.1 अगर तुम लोगों को पिछला लेक्चर याद हो तो ये मैंने टेबल वहां से उठाया, ठीक है। ये आपके सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं और ये उनका सारा एक्शन है। अल्फा 1 वास्कुलर स्मूथ मसल, प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स, पाइलोरेक्टर मसल्स, ब्लैडर, लिवर। अल्फा 2 आपके फैट सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स, एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स, ठीक है। अब ये जो क्रॉसेस यहाँ पर लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये रिस्पेक्टिव एक्शंस जो हैं वो नहीं हो रहे, ठीक है। याद रखिएगा कि ये एजेंट्स सिंपली जो आपके अल्फा मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज हैं या जो आपके सिंपैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं उनको ये बंद करवा देते हैं, ठीक है। सबसे जो मेजर इसमें जो ये एक्शन होता है वो होता है कि जो वास्कुलर टोन होती है वो डिक्रीज कर जाती है, दोनों आर्टीरियल और वीनस दोनों, ठीक है। ये तमाम एक्शंस, वास्कुलर रेजिस्टेंस, मिट्रियसिस, सब कुछ ये बंद हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द एक्शन ऑफ नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये तो आसान है। अब एक चीज जो कि तुम लोगों को आगे चल के बार बार तंग करेगी और बार बार तुम लोगों से पूछी जाएगी, दिस इज एपिनेफ्रीन रिवर्सल, ठीक है। एपिनेफ्रीन रिवर्सल क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो एक लंबे अरसे के लिए कोई अल्फा ब्लॉकर खा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो फिनॉक्सीबेंजामीन ही चलो वो ले रहा है, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि उस बंदे को आप जो अल्फा ब्लॉकर खा रहा है, ठीक है, उसको आपने एक एपिनेफ्रीन की एक लार्ज डोज आपने उसको दे दी, ठीक है। जब आपने उसको ये डोज दी तो उसका जो ब्लड प्रेशर था बजाय इंक्रीज करने के वो डिक्रीज कर जाएगा। याद करो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि एपिनेफ्रीन जो होता है वो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको इंक्रीज करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बंदा जो कि काफी अरसे से अल्फा ब्लॉकर ले रहा है, अगर उसको एक लार्ज डोज ऑफ एपिनेफ्रीन आपने दे दी तो वो बजाय ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाने के वो आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवा देगी, ठीक है। और बंदा जो है वो किस तरह से आपके पास प्रेजेंट करेगा? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से। ऑर्थोस्टैटिक यानी कि उसके पोस्चर से रिलेटेड, मतलब वो खड़ा हुआ है, ठीक है। मोस्टली ये हाइपोटेंशन जो ज्यादा मैनिफेस्ट होती है वो स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर होती है। खड़ा हुआ है, उसको चक्कर आएगा, ब्लैकआउट होगा उसको और वो गिर जाएगा। ये देखो एपिनेफ्रीन रिवर्सल का ये डायग्राम मैंने कैटजन से लिया। ये वाला जो ग्राफ है दिस इज बिफोर अल्फा ब्लॉकेड, या कह लो ये वो बंदा है जो अल्फा ब्लॉकर नहीं लेता या अल्फा ब्लॉकर लेने से पहले। ये उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये उसका मीन जो है आर्टीरियल प्रेशर है, ये ब्लैक वाली लाइन जो है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर उसको एपिनेफ्रीन की एक बहुत बड़ी डोज दे दी, उससे उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक भी इंक्रीज कर गया, उसका डायस्टोलिक भी इंक्रीज कर गया, उसका जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये देखो, इसको हम प्रेशर इफेक्ट कहते हैं कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो एवरेज से या मीन से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये अब अल्फा ब्लॉकेट के बाद, यानी कि अल्फा ब्लॉकर आपने यहाँ पर दे दिया हुआ है, आपने एपिनेफ्रीन की एक लार्ज डोज दी, उसके बाद से तमाम ब्लड प्रेशर्स, ये डायस्टोलिक भी नीचे चला गया, सिस्टोलिक भी नीचे चला गया और आपका जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है ये भी नीचे चला गया। इसको हम नेट डिप्रेसर इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। इट चेंजेस फ्रॉम अ नेट प्रेशर इफेक्ट टू अ नेट डिप्रेसर इफेक्ट। ये देखो, from a pressure response that is mediated by alpha receptors to a depressor response which is mediated by beta 2 receptors, ठीक है। एपिनेफ्रीन रिवर्सल बहुत जरूरी है, ये एज इट इज
यूएचएस के पुराने पेपर्स के अंदर आपको बआसानी दस्तयाब है। आपसे ये पूछा जा सकता है और पूछा गया है इन द रीसेंट पास्ट कि व्हाट इज एपिनेफ्रीन रिवर्सल। इसलिए ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लो। इसके अलावा उसने फिनाइलेफ्रीन के बारे में भी उसने लिखा हुआ है कि ये भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज करवा देता है। लेकिन इसके अंदर अगर आपने अल्फा ब्लॉकर दिया हुआ है काफी अरसे से, या आपने मेजर एक अल्फा ब्लॉकर की डोज आपने उसको दे दी है, उसके बाद आप उसको फिनाइलेफ्रीन जो है वो आप उसको देते हो, तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज है वो आपको नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट इंक्रीज ही करेगा, लेकिन वो बहुत अननोटिसेबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिनाइलेफ्रीन बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट नहीं करता। दिस इज द रीजन। ये नीचे पढ़ लो। इफेक्ट्स ऑफ एन अल्फा ब्लॉकर फेंटोलामीन ऑन द ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सेज टू एपिनेफ्रीन एंड फिनाइलेफ्रीन। Epinephrine response exhibits reversal of the mean blood pressure change from a net increase alpha response to a net decrease. ये increase है, ये decrease है। ठीक है। Response to phenylephrine is suppressed, यानी कि कम होता है, वो जितना ज्यादा उसको होना चाहिए उतना नहीं होता, लेकिन रिवर्स नहीं होता। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू अल्फा ब्लॉकर्स, सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के एक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें याद रखिएगा कि प्राजोसिन, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया था, ठीक है, ये ज्यादा इफेक्टिवली अल्फा 1 रिसेप्टर्स को जो है वो ब्लॉक करते हैं। ये यहाँ पर आपको लगेगा A1 है, दिस इज अल्फा 1 रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस करवाते हैं और टेकिकार्डिया भी नहीं होने देते ये। ठीक है, साथ ही साथ प्रोस्टेट के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको ये रिलैक्स करवाने के भी अल्फा ब्लॉकर्स काम आते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, अगर आप में से किसी ने कभी देखा हो, ये जिन लोगों को गुर्दे की दर्द होती है या कहते हैं जी गुर्दे में पथरी है, तो वो पथरी की दर्द शुरू हो गई है। होता क्या है कि जो गुर्दे की पथरी होती है वो फिसल कर किडनी में से यूरेटर के अंदर आती है। ठीक है, तुम लोगों को अगर याद हो एनाटॉमी के अंदर शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो ये कि यूरेटर के अंदर स्मूथ मसल है और यूरेटर के अंदर भी जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिससे कि यूरिन जो है वो फ्रॉम द किडनी टुवर्ड्स द ब्लैडर मूव करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब रीनल पैरेन्काइमा में से जो आपका रीनल स्टोन है या कैलकुलस जिसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, जब वो फिसल कर इन यूरेटर के अंदर आता है तो मसल्स की वजह से उसकी जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है और वहां पर आकर फंस जाता है, स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच से जो होता है वो पेन होती है। यूरेटर में 3 जगहों के ऊपर कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये अब आई एम नॉट श्योर तुम लोगों ने डोमिन पेल्विस इतनी डिटेल में पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, लेकिन वो 3 जगहों के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है। उन 3 जगहों में से किसी एक के ऊपर जब वो आकर फंसता है स्टोन, तो वो पेन करवाता है। ठीक है, उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो स्मूथ मसल है वो कंट्रैक्शन में चूंकि गए होते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए अक्सर अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं वो सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये इसका क्लिनिकल यूज भी आ गया, एक ब्लड प्रेशर कम करवा दिया। ठीक है, और स्मूथ मसल्स को स्पेसिफिकली प्रोस्ट्रेट और जो आपके ब्लैडर वाले मसल्स हैं उनको ये रिलैक्स करवा देता है। क्लिनिकल यूजेस में एक मरतबा फिर हम उसी तरह से जाएंगे कि नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर और सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। अच्छा, अब एक चीज जो बहुत ज्यादा तुम लोगों से इस चैप्टर से रिलेटेड पूछी जा सकती है, दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा। आई एम नॉट श्योर तुम लोगों ने ये पैथोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन दिस इज अ ट्यूमर। और हाँ, पैथोलॉजी से याद आया यार, पैथो के अंदर ना खुदा के लिए अपने ट्यूमर्स बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाना। पैथो में कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, ट्यूमर लाजमी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, जो बिनाइन है, मिलिग्नेंट है, हर चीज के सारे ट्यूमर्स तुम लोगों को बहुत अच्छे आने चाहिए। तुम लोगों का जो तुम लोगों से जो सीनियर बैचेस थे उनमें से एक ने ये गलती की थी कि उन्होंने ट्यूमर्स नहीं पढ़े थे और वो ट्यूमर्स छोड़ के चले गए थे और फिर बहुत प्रॉब्लम हुई थी उनको प्रॉफ के अंदर, जबकि पैथोलॉजी का पेपर होता ही सारा ट्यूमर्स के ऊपर है। फियोक्रोमोसाइटोमा की चीज होती है यार, ये तुम लोगों के किडनीज पड़े हुए हैं। ये दिखने में शायद लोबिया लग रहा हो, लेकिन ये किडनीज पड़े हुए हैं। ठीक है, किडनीज के ऊपर सुप्रा रीनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, सुप्रा रीनल ग्लैंड का काम होता है एड्रेनालिन रिलीज करना, एपिनेफ्रीन रिलीज करना, नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करना। ठीक है, अगर खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे
इट्स वेरी रेयर वैसे, लेकिन अगर इसके अंदर ट्यूमर बन जाए तो ये ट्यूमर जो होता है ये एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन जो होता है वो ब्लड के अंदर डालता रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन से, ये पिछली वाली स्लाइड पर तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ, एपिनेफ्रीन अगर ज्यादा आएगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को रोकने के लिए आपको फिर जो है वो डिफरेंट, आपको स्पेसिफिकली आपको जो है वो अल्फा ब्लॉकर्स आपको देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा याद रखना, रेयर ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट रिलीज वेरिंग अमाउंट्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन इनटू द सर्कुलेशन, जिससे कि आपका मेजर जो आपका चेंज आता है वो आपके ब्लड प्रेशर के अंदर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर के ऊपर कि ये है क्या। स्पेसिफिकली फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्रीटमेंट के लिए, और मजीद अगर आप स्पेसिफिक्स में जाओ तो दिस इज फॉर द प्री सर्जिकल मैनेजमेंट। कुछ केसेस के अंदर हम सर्जरी के लिए नहीं जा सकते, मरीज के मसले होते हैं, उसका कोई ब्लड कोआगुलेशन का मसला होता है, एज का मसला होता है, तो वहां पर उसको हम कम करने के लिए इसको जो है वो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर आसानी आप दे सकते हो, ठीक है, जिसमें फिनॉक्सीबेंजामीन आ जाता है। इन पेशेंट्स में दे हैव सिवियर हाइपरटेंशन और ब्लड वॉल्यूम भी जो होता है वो इनका कम होता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड यूज जो इसका आ जाता है वो ये है कि आप फेंटोलामीन कुछ एरियाज में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इस्कीमिक एरियाज में, ताकि वहां पर टिश्यू डैमेज जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक हो गया। अदर देन दैट जो लोग ड्रग्स ऑफ अब्यूज लेते हैं, ठीक है, जिसमें एम्फेटामीन, मेथाम्फेटामीन, एक सीजन था ब्रेकिंग बैड, अगर तुम में से किसी ने देखा हो, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट सीजन्स और हाईली रिकमेंडेड बाय मी, जरूर देखना, ठीक है। उनके अंदर भी आप, ये कोकेन भी है, उनके अंदर भी आप जो है वो अल्फा ब्लॉकर्स दे सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे लीड टू सिवियर हाइपरटेंशन, और अल्फा ब्लॉकर्स आपकी सिवियर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमेना यहाँ पर लिखा हुआ है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर भी नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमेना को इस तरह से भी तुम लोग याद कर लो कि इसमें जो आपके फिंगर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, या जो आपके डिजिटल, ये जितने भी आपके फिंगर्स या ऐसी चीजें होती हैं, उसके अंदर देर इज रेडनेस, ठीक है, सोर हो जाती हैं वो, और उनमें पेन होती है, ठीक है। स्पेसिफिकली मौसम अगर थोड़ा सर्द हो तो उसके अंदर ये मसला होता है, उन मरीजों के अंदर भी आप ये दे सकते हो। अदर देन दैट, मेन के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए भी आप फेंटोलामीन या यूहिम्बीन जो है वो आप दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एन इंजेक्टेबल, ठीक है। सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर प्राजोसिन और आपके दूसरे जो चीजें आती हैं उनको फिर वही बात कि आप हाइपरटेंशन में देते हो, ठीक है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि ब्लैडर और प्रोस्ट्रेट के अंदर इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। यूरिनरी हेजिटेंसी होती है इसके अंदर, जो मेन के अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए आप टैम्सुलोसिन जो होती है ना, ये बहुत इफेक्टिव होती है उस काम के लिए, टैम्सुलिन आप देते हैं। इसके अलावा ये यूरिनरी रिटेंशन, जो ब्लैडर के अंदर यूरिन पड़ा रहता है, वो भी नहीं होने देती है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए या अगर इसकी ओवरडोजेज हो जाए तो क्या क्या कुछ होगा। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बहुत शुरू में स्लाइड दिखा दी थी इसकी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की, जिसका नाम हमने ये वाली एपिनेफ्रीन रिवर्सल की हमने मिसाल दी थी, उसमें भी हमने कहा था कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है। ये देखो, ये बंदा गिर रहा है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, बीपी एकदम नीचे आता है, फॉल करता है, बंदे को चक्कर आ जाते हैं, बंदा गिर जाता है। देयर इज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। जैसे ही उसने जो है वो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर दिया तो ब्लड प्रेशर भी उसका डिस्टर्ब हुआ, और उसके अंदर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो है वो हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, ठीक है। इसके अलावा इसीलिए हम जो है वो इस जो पेशेंट्स होते हैं ये वाले, इनके अंदर हम अल्फा ब्लॉकर्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि टैकीकार्डिया में जब वो जाएगा तो एंजाइना जो है वो शुरू हो सकता है। एंजाइना इज सिंपली पेन इन द चेस्ट कैविटी, या इन पेन इन द चेस्ट कैविटी, ठीक है, ऑन एक्सर्शन, नोजिया एंड वॉमिटिंग,
ये वाहिद तुम लोगों को साइड इफेक्ट याद रहने वाला है फार्माकोलॉजी के आखिर तक। जितनी मर्जी ये डायग्राम है, जो मर्जी तुम लोग देख लो, एंड पर सब बच्चे यही लिख रहे होते हैं, नोजिया वॉमिटिंग। बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आई फील कि तुम लोगों को पता होने चाहिए। यार पहली चीज तो ये कि दे आर एक्सट्रीमली रिसेप्टर सेलेक्टिव, ठीक है। खास करके जो बीटा वन रिसेप्टर सेलेक्टिविटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मोर सेलेक्टिव एज कम्पेयर टू बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, इसकी एक्टिविटी इज मोस्टली एज अ पार्शियल एगनिस्ट, ठीक है। पार्शियल एगनिस्ट का नेचुरली मतलब हुआ कि पार्शियल एंटागनिस्ट भी होगा ये, ठीक है। अब यहाँ उसने अस्थमा की मिसाल बुक में दी हुई है, जिसके अंदर वो कहता है कि दिस कैन बी ऑफ एन एडवांटेज, स्पेशली जब आप एस्थमेटिक्स को आप जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी लेस लाइकली कि उसको ब्रोंकोस्पैज्म, उसकी जो सांस की नालियां हैं वो तंग होंगी उसके अंदर, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि ये लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी भी आपको जो है वो बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। खास करके हमने जो आई के अंदर पढ़ा था कि ग्लोकोमा और एक्रोस्यूमर और वो सारा वो जो साइकिल है, उसके अंदर जो हम बीटा ब्लॉकर्स हम देंगे, तो उसमें क्या करता है, ये आई को थोड़ा सा एनेस्थेटाइज भी कर देता है, और ये एनेस्थेटाइज करने से आई के जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं और जो उसकी अकोमोडेशन है और चीज़ें हैं वो इफेक्ट होती हैं उससे, जिससे कि कॉर्नियल अल्सरेशन का खतरा होता है। कॉर्नियल अल्सरेशन इज सिंपली कॉर्निया के ऊपर अल्सर बन जाना, ठीक है, और वो ड्राइनेस की वजह से होता है। मोस्टली ये ओरली ही दी जाती हैं, कुछ एक आध स्पेसिफिकली जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है, लेकिन ज्यादातर जो है ये ओरली देते होते हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं और इसके क्लिनिकल यूजेस भी इन इफेक्ट्स के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि बीटा ब्लॉकर्स ने सिंपली जो बीटा सिम्पैथोमिमेटिक्स थे उनका एक्शन जो है उसको उसने ब्लॉक करना है, ठीक है। और जब वो उस एक्शन को ब्लॉक कर देगा तो आपका ये ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर भी यूज होगा, ठीक है। आपका ये कार्डियोवास्कुलर जितनी भी आपके यूजेस हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, एंजाइना हो गया, इरिथमिया हो गया, इन सब के अंदर बीटा ब्लॉकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, दैट इज गोइंग टू बी ऑन सीबीएस, और सीबीएस के अंदर तुम लोगों को बीटा ब्लॉकर हर जगह पे नजर आएगा। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि एएनएस के दौरान या सीबीएस के दौरान या जिस भी किसी टॉपिक के अंदर, या इवन अगर अस्थमा में तुम लोगों ने पढ़ ली है, बहुत अच्छा है, किसी एक जगह से ना बीटा ब्लॉकर तसल्ली से पढ़ लो, क्योंकि बीटा ब्लॉकर आगे चल के बहुत काम आना तुम लोगों के। ऑलरेडी हम इसको अस्थमा में पढ़ चुके हैं, एएनएस में तो आवे ही आवे। फिर उसके अलावा आपका जो सीवीएस है वहां पर ये दो तीन जगहों पे यूज होगा, एरिथमियाज में यूज होता है, हार्ट फेलियर में यूज होता है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। फियोक्रोमोसाइटोमा मैंने जिस तरह से पहले बताया कि अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर भी इस्तेमाल इसमें यूज हो रहे थे, बीटा ब्लॉकर्स भी अल्फा ब्लॉकर्स के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो लास्ट टर्म लिखी हुई है ना, हिमैंजियोमा, हिमैंजियोमा इज ऑल्सो ट्यूमर कह लें, लेकिन दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीनाइन ट्यूमर होता है ये, यानी कि ये अपनी जगह पर ही रहता है, उससे आगे नहीं जाता। तो उसको भी अगर वो उसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो तो उसके लिए भी आप बीटा ब्लॉकर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यार ये एक डायग्राम है, मैंने उठाई है लिपिनकॉर्ड में से, अगर तुम लोगों को ये नजर आ जाती है तो लुक एट दिस, दिस इज प्रोप्रानोलोल, ठीक है। प्रोप्रानोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर का क्या काम होता है ये तुम लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा। नंबर एक, बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर जाकर इसने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा दी। एक मिनट मुझे आप लोग देते हैं प्लीज।
जी यार, सॉरी, आई एम बैक। ओके, प्रोप्रानोलोल की हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोप्रानोलोल, जिस तरह मैंने बताया कि ये बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, और इसने बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर और बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर ये एक्ट करता है, लंग्स में जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है। ये आपके वेसल्स हैं, यहाँ पर ये देखो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ये मसल्स जो इसके स्मूथ मसल्स हैं ये कंस्ट्रिक्शन के अंदर गए हुए हैं, ठीक है। डायलेशन थी, कंस्ट्रिक्शन में गया, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ये जो वीनस रिटर्न वगैरह वो आपका इंक्रीज हो गया आपका, ठीक है। अदर देन दैट, दिस इज रीनल ट्यूब्यूल का इनिशियल पार्ट, दिस इज ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे देर इज एन इंक्रीज्ड सोडियम रिटेंशन, जब सोडियम की रिटेंशन होगी तो दैट विल अल्टीमेटली कॉज एन इंक्रीज इन योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा तो, और आपका ये सारा जो सिलसिला है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए हो रहा है, आपके कार्डिक आउटपुट भी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी आपकी। कार्डिक आउटपुट यही होती है ना सिंपली, कि आप कितना ब्लड जो है वो एक उसके अंदर जो है बीट के अंदर, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, कि आप कितना ब्लड जो है वो पंप करते हो, ठीक है। तो ये नेचुरली जो है वो डिक्रीज कर देगा। प्रोप्रानोलोल के ये तमाम फंक्शंस हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये नेबिवोलोल, मीटोप्रोलोल, लेटिनो, एसिटाबोलोल, ये आपके हार्ट के ऊपर मोस्टली जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक हो गया। इसीलिए एक बड़ा पेट एमसीक्यू आता होता है, वो ये होता है कि जी जो आपका प्रोप्रानोलोल है, व्हाई इज इट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा? बिकॉज ऑफ दिस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है जी, और अस्थमा के अंदर हमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रिलीव करनी होती है, इसलिए हम इसको नहीं देते हैं यहाँ पे। टॉक्सिसिटी, ब्रेडिकार्डिया नंबर 1, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेड, याद रख लो, डिटेल में ना जाओ। हार्ट फेलियर करवाता है, हार्ट फेलियर के बारे में मैं एक मरतबा फिर आप लोगों को बताता चलूं, याद रखिएगा कि हार्ट फेलियर इज नॉट द हार्ट स्टॉपिंग टू pump blood, ठीक है। It is simply when the heart is unable to meet the requirements of the human body despite doing its maximum, ठीक है। हार्ट फेलियर का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि मरीज का दिल बंद हो गया और वो फारिग हो गया, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं उसको। हार्ट फेलियर ये होता है कि अगर आपके हार्ट को फॉर एग्जांपल 1 मिनट के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो होता है ब्लड का, वो अगर उसने पंप करना है, वो उस अमाउंट से कम कर रहा है, इट मीन्स कि द हार्ट इज फेलिंग, हार्ट फेलियर में जा रहा है। एस्थमा अटैक्स करवा देता है, नेचुरली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा तो एस्थमा अटैक तो होगा, ठीक है। इंसुलिन सिक्रीशन कम करवा देता है, ये पॉइंट बहुत अहम है। इंसुलिन सिक्रीशन जब कम होती है तो बंदा फटीग्ड होता है, क्योंकि वो अपने इंसुलिन रिजर्व्स को, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। इसके अलावा सीएनएस के एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, बंदे को नींद आती है, फटीग्ड होता है, ठीक है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, देयर इज सेक्सुअल डिसफंक्शन एज वेल। अदर देन दैट, एरिथमियाज भी होते हैं। एरिथमिया इज सिंपली आपकी जो नॉर्मल कार्डिक रिदमिक एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, बस इतना याद रखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। इस चैप्टर से हमारा जो एएनएस है वो कंप्लीट हो गया। मंडे को इंशाल्लाह इसका जो है वो टेस्ट रखेंगे। अपने अपने रोल नंबर जो है वो चैट बॉक्स में प्लीज 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 डाल दीजिएगा। अगर किसी का मिस हो जाए तो वो बाद में मुझे व्हाट्सएप पे बता दे। कोशिश मेरी यही होती है कि सबकी चली जाए हाजिरी। जैना खालिद 314, समर ज़ारा 308, फातिमा 317, रिमशा 303, हेरा जफर 313, और सीआर साहब किधर है? हमदा 301, कायना 302, हुदा 311, अरसलान 310। सर फिजियो का टेस्ट भेज दें। ओके, मैं भी थोड़ी देर में भेजता हूँ आपको। कल तक मुझे फिजियो का टेस्ट प्लीज दे दीजिएगा आप लोग। बाकी बच्चे कितने फिजियो वाले? यार लेक्चर में अटेंडेंस शो कर दिया करो। मैं ये नहीं कहता कि बैठ के सुना करो, मैंने कहा अटेंडेंस शो किया करो बस। बात जितनी ही हो। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
बस दैट्स इट। चलो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब थर्सडे को, और उसमें हम लोग इंशाल्लाह जो है वो सीवी स्टार्ट करेंगे। मंडे को याद रखिएगा कि आप लोगों का इसका एएनएस का टेस्ट होगा इंशाल्लाह, और ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी तरह इसकी तैयारी करना, डरना नहीं घबराना नहीं है। ये लगता मुश्किल होता है लेकिन ये सबसे आसान होता है। इसको पढ़ने का बस यही सर तरीका है। लिपिन से बच्चे लिपिन से चैप्टर जो इसका पहले वाला है ना, लिपिन कॉर्ड का जो उसका एएनएस का स्टार्टिंग का चैप्टर है वो पढ़ लेना। अगर दूसरे पढ़ोगे ना, स्पेशली ये जो अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स वाला है और सिंपैथोमिमेटिक्स है, वो उसमें बहुत लंबा है। वो एक एक ड्रग को उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। प्राजोसिन ये करता है, यूहिम्बिन ये करता है, फिनॉक्सीबेंजामीन ये करता है। वो हर एक को याद करने बैठोगे टाइम लग जाएगा, याद भी नहीं होगा। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि पहले वाला जो है ना अपना यूज कर लो, आप पढ़ लो लिपिन कॉर्ड से, बाकी के अपने कैटजन से ही रखो। ओके 312 कामरान शाहिद का है रोल नंबर ना? नो सर रुताबा का। मुताबा का है, ठीक हो गया। चलो ओके बच्चों, अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है थर्सडे को। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।